Hello student, myself Dr. Sunita Agrawal, Department of Sociology, Government PG College, उर्दू। आज हम MA सोशलॉजी के सेकंड सेमेस्टर के पेपर सोशलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत पाथ एंड एजेंसी ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड गांधीयन, विकास के पद और एजेंसियाँ, पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था और गांधीवाद पर बात करेंगे। विकास की पथ और एजेंसियों के संदर्भ में अगर हम देखें तो निरंतर विकास किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। आज 21वीं सदी में जब हमारा देश व समूचा विश्व विकास की नई गाथा लिख रहा है, तब इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता अवश्य है कि किसी भी समाज व देश के विकास के लिए कौन से पथ व एजेंसियाँ कारगर साबित होंगी। अगर हम देखें तो विकास की कौन कौन से पथ या राह हो सकते हैं, हम इसे दो भागों में बांट कर देते हैं। विकास की योजनाओं और संसाधनों का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। हम देख रहे हैं कि विकास की योजनाएं या संसाधन हैं वो केंद्रीकृत है या विकेंद्रीकृत, तो उसमें दो तरह के रास्ते हो सकते हैं। शिखर से विकास, हम विकास ऊपर से नीचे की ओर लाना चाह रहे हैं या नीचे से ऊपर की ओर। अगर विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है तो उसका परिणाम आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो 1950 में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया तो शिखर से विकास बना। हमने विकास निचले स्तर के लिए बनाया, लेकिन विकास हमने ऊपर के लोगों के द्वारा विकास की परिकल्पना की गई। उसका परिणाम यह हुआ कि हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम में उस स्तर तक सफल नहीं हो पाए जिस स्तर तक होना चाहिए, क्योंकि शिखर में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें ज़मीनी स्तर का ज्ञान नहीं होता और वे विकास की योजनाएं बनाते हैं। तो हम शिखर से विकास को नीचे लाना चाह रहे हैं या हम सबसे निचले स्तर से विकास करना चाह रहे हैं। हमें विकास जिन लोगों के लिए करना है उन लोगों तक विकास पहुंचाने का बेहतर माध्यम ये है कि हम उन्हीं के बीच के लोगों को विकास की योजनाओं में शामिल करें, क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में जानकारियां हैं। वे जानते हैं कि उनके यहाँ की समस्याएं क्या है और कहाँ किस क्षेत्र विशेष में विकास किया जाना चाहिए। तो विकास के पथ में पहली चीज़ आई कि विकास की योजनाओं और संसाधनों का केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण। दूसरा है विकास की इकाई, अर्थात विकास का केंद्र बिंदु व्यक्ति, समूह और गांव। हम विकास में किस स्तर की या किसे शामिल करेंगे। अगर हम देखें कि कार्य क्षेत्र के आधार पर अगर विकास की हम चर्चा करते हैं तो हम किस क्षेत्र में विकास करना चाह रहे हैं। जैसे उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद ये स्थितियाँ आई कि जब विकास की योजनाएं बनी तो कपड़ा उद्योग, इस्पात और इसी तरह के क्षेत्रों में विकास की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या हुए कि हमारे यहाँ खाद्य की समस्या उत्पन्न हो गई। उसके परिणाम स्वरूप सरकार के ध्यान में आया कि हमें अभी अपने कृषि क्षेत्र पर विकास को ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अब कृषि विश्वविद्यालय खोले गए, कृषि आधारित पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए और कृषि संसाधनों के पर या उससे संबंधित उपकरणों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया, या कृषि उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसे नवीनीकृत करने की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया। यानी कार्य क्षेत्र के आधार पर विकास का मतलब है हम कहाँ पर कृषि में, उद्योग में, किस प्रकार के क्षेत्र विशेष में हम विकास करना चाह रहे हैं। दूसरा है विकास है कि क्षेत्रीयता के आधार पर विकास कहाँ करना है। ग्रामीण क्षेत्र में करना है, शहरी क्षेत्र में करना है, पहाड़ी क्षेत्र में करना है। अब विकास के स्तर, विकास में सुधार या विकास कैसे होगा वो उस क्षेत्र की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, यानी क्षेत्रीयता के आधार पर। अब आया लक्ष्य के आधार पर विकास। हमारा लक्ष्य समूह कौन है, हम किस समूह विशेष का विकास करना चाह रहे हैं। जैसे
छोटे किसान हैं उनका विकास करना है, महिलाएं हैं या ऐसे वंचित समूह हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जब विकास की बात हुई तो एक लक्ष्य समूह बनाया गया गाँव को। गांव जो है वो लक्ष्य समूह के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो चर्चा चली थी वह भी एक लक्ष्य समूह का कि हमें गाँव का विकास करना है, क्योंकि बार बार ये बात आती है कि भारत देश का विकास तभी संभव होगा जब गाँव का विकास होगा। तो हमने लक्ष्य समूह रखा गाँव को, तो गाँव का विकास किया जाना चाहिए। जब बात हुई कि वंचित समूह का विकास किया जाना है तो चर्चा ये हुई कि वंचित समूह के लिए हम आरक्षण जैसी योजनाएं प्रारंभ करें जिससे उनको एक समाज में उचित स्थान मिल सके। यानी समाज का विकास तभी संभव है जब सभी समूहों के लोगों को समानतापूर्ण अधिकार प्राप्त हो। तो ये थे सामाजिक विकास के कुछ पद। आपको पढ़ना है पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था और गांधीवाद। उस विषय पर मैं आपके साथ विस्तार पे चर्चा करूँगी। एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के अभिकरण क्या क्या हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात गांधीवादी स्वयंसेवी संगठनों के अलावा सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा कई एजेंसियों की स्थापना की गई। वर्तमान में भी एजेंसियां विकास में एक अहम भूमिका निभा रही है। भारत में समाज के विकास हेतु समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की गई, लेकिन भारत में आर्थिक आयोजन के द्वारा अर्थव्यवस्था का जो भी स्वरूप विकसित हुआ वह किसी भी तरह समाजवादी नहीं था। इसमें संदेह नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप 18वीं शताब्दी के यूरोपीय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप से आवश्यक ही भिन्न था। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ समाजवादी ढंग के समाज की कल्पना तो हमने की, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूंजीवादी व्यवस्था से प्रभावित थे। लेकिन फिर भी हमारा समाज पूरी तरह से पूंजीवादी समाज नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि आज भी हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं कृषि अर्थव्यवस्था पर भी आधारित है। पूंजीवादी व्यवस्था। अब पूंजीवादी व्यवस्था क्या है आप सब जानते हैं कि औद्योगिकरण के उपरांत बड़े पैमाने पर उत्पादन, श्रम विभाजन और विशेषीकरण का स्वरूप स्पष्ट हुआ। जिन लोगों के हाथों में पूंजी थी वह उत्पादन के समस्त साधनों के मालिक बन बैठे और वो ही पूंजीपति कहलाए। इसी के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज को दो स्पष्ट वर्गों में, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में हम विभाजित करते हैं। पूंजीपति वर्ग कौन है? पूंजीपति वर्ग जिसके पास जो साधन संपन्न है, और श्रमिक वर्ग जो साधन विहीन होता है। इस प्रकार श्रमिक अपनी जीविका उपार्जन द्वारा अपने श्रम को, जीविका उपार्जन के लिए अपने श्रम को वह बेचता है। पूंजीवादी जो व्यवस्था है, पूंजीपति एवं आर्थिक संरचना या पूंजीवाद और आर्थिक संरचना क्या है? पहला है व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। जैसे हमने बार बार कहा, पूंजीवादी व्यवस्था की एक विशेषता ये थी कि पूंजी जो है मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई। संपत्ति के समस्त संसाधनों पर कुछ लोगों का एकाधिकार बनना शुरू हो गया। ये व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा आई। पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता है बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। तीसरा है संगठित और व्यापारिक संगठन, ऑर्गेनाइज रूप पे काम होना शुरू हो गया। जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ, श्रम विभाजन और विशेषीकरण आया और विशेष प्रकार के उपकरणों का भी विकास होना प्रारंभ हो गया। प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, क्योंकि बेहतर वस्तु, श्रेष्ठतम वस्तु, मार्केट में अपनी वस्तु को बेहतर बनाने की प्रतिस्पर्धा जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था आई तो पूंजी को रखने, उसे किस तरह से इंटरेस्ट बनाना, ये सारी बहुत सारी चीज़ें थी। वो सारी बैंकिंग संस्थाओं का निर्माण हुआ। बड़े कॉरपोरेशन सेक्टर बन गए, जो एक प्रकार के उद्योग करने वाले लोग थे उनका एक संगठन बन गया, एक बड़े कॉरपोरेशन का गठन हुआ। आठवां है नगद मजदूरी व्यवस्था। भारत में जहाँ पर वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, जजमानी व्यवस्था थी, लोगों के कार्य के बदले में या सेवा के बदले में वस्तु देने की प्रथा थी, वहाँ पर अब नगद मजदूरी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था में देखने को मिली। वर्ग संघर्ष।
वर्ग संघर्ष पूंजीपति वर्ग जो है वो लगातार श्रमिक वर्ग का शोषण कर रहा होता है और उसके दुष्परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति पूंजीवादी व्यवस्था में लगातार बढ़ती चली जाती है। 10वां है श्रमिक मालिक संघ, ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन। श्रमिक यूनियन तो बने ही बने, एम्प्लॉयज़ के भी यूनियन बनने लगे, या जो कर्मचारी संघ थे उनके यूनियन बनने लगे, उद्योगपति हैं उनका अपना अलग एक संगठन या यूनियन जो है वो बन गया। 11वां है ठेकेदारी व्यवस्था या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम डेवलप हुआ। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का मतलब था कि लोग जो काम करना चाहते हैं वो कम समय में कम धन से अधिकतम कार्य को संपादित करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ, और यह भी पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। अब बात करेंगे कि पूंजीवाद के सामाजिक प्रभाव या परिणाम क्या क्या हुए, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। पहला है वर्ग संघर्ष का उग्र रूप। ये तो आपने पढ़ा ही कि जहाँ हम वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते हैं वहाँ पर कार्ल मार्क्स स्वयं कहते हैं कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, यानी हमेशा किसी न किसी रूप में वर्ग संघर्ष देखने को मिला, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष और विकृत रूप धारण कर चुका था। धन का असमान वितरण, कुछ लोगों के हाथों में धन जो है वो केंद्रित हो गई और कुछ लोगों को धन जो है वो बहुत कम मिला। खास करके पूंजीपति और श्रमिक वर्ग जो थे उनमें धन का बहुत अधिक असमान वितरण देखने को मिला। श्रमिकों की हालत धीरे धीरे दयनीय होने लगी, द्वितीयक संबंधों की प्रबलता बढ़ने लगी, जहाँ पर लोगों के बीच घनिष्ठता का संबंध था, आपसी संबंध था, अनौपचारिक संबंध था, वहाँ पर औपचारिक संबंध और द्वितीयक संबंधों की मांग जो है वो बढ़ने लगी। केवल स्वार्थ के संबंध जो हैं वो विकसित होने लगी। यह भी पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। जीवन स्तर में वृद्धि हुई, हाँ ये अवश्य हुई कि वस्तु राष्ट्रीय आय में, व्यक्तिगत आय में वृद्धि तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास उपभोग की श्रेष्ठतम वस्तुएं भी पहुंचनी शुरू हो गई, तो जीवन स्तर में वृद्धि हुई। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, फैक्ट्री में या जो आर्थिक क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों में अब महिलाएं भी सक्रिय होने लगी, इससे स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। कुटीर उद्योग धंधों का पतन हुआ। जो बड़े पूंजीपति वर्ग थे उनमें छोटे पूंजीपति वर्ग जो है वो धीरे धीरे श्रमिक वर्ग में शामिल होने लगे, और जो व्यापार या व्यवसाय था वो धीरे धीरे मुट्ठी भर बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चली गई, और कुटीर उद्योग धंधों का हमारे यहाँ या विश्व के स्तर पर भी जो ऐसे देश थे विकासशील देश, वहाँ पर कुटीर उद्योगों का हाथ होना शुरू हो गया। आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई, हड़ताल व तालेबंदी आई। जब लोगों को लगा कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, लगातार हमारा शोषण हो रहा है, तो उस स्थिति में लोगों में हड़ताल व तालेबंदी की प्रवृत्ति में विकास हुआ। तालेबंदी की जाने लगी, अपराधों में वृद्धि हुई। जब लोगों की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हुई तो अपराधों में वृद्धि हुई, बेरोज़गारी की समस्या बढ़ी हुई। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, मशीनें आई, तो उसकी स्थिति क्या हुई कि हमने बहुत सारे लोगों को कार्यों से वंचित कर दिया, या जैसे लिए बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयोग किया जाता है, छटनी की जाने लगी। गंदी बस्तियों में वृद्धि, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लोग गाँव को छोड़कर शहरों की ओर या नगर की ओर जाने लगे, और वहाँ पर रहने की जगह नहीं थी, तो वहाँ पर गंदी बस्तियों में वृद्धि हुई। छोटे छोटे स्लम्स एरियाज जो हैं वो डेवलप होने लगे। सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया, खास करके हम बात करते हैं संयुक्त परिवार व्यवस्था की जगह एकाकी परिवार व्यवस्था का ने जन्म लेना शुरू कर दिया। तो देखते हैं आपकी पूंजीवादी व्यवस्था जब विकसित हुई या इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया, उसके परिणाम स्वरूप समाज पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। अब दूसरी जिस विषय पर आपको चर्चा करनी है आपके साथ, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन एवं वितरण का कार्य सरकार और निजी क्षेत्र मिलजुल कर करते हैं। यहाँ पर समझेंगे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों उत्पादन और वितरण के कार्य में सहभागी होते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक उत्पादन से संबंधित साधनों को सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे आप लोग रेल,
रेल विभाग है वो अभी भी प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है, ये सारा का सारा किसके पास है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास है। तो ऐसे कोई क्षेत्र जहाँ उत्पादन से संबंधित साधनों का अधिकार केवल गवर्नमेंट के पास रहता है, लेकिन जो कार्य गवर्नमेंट पूरी तरह से, जैसे आप लोग देखते हैं कि आज बसों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट उतनी सुविधाएं वहाँ तक उपलब्ध नहीं करा पाई, तो उन्होंने परिवहन का जो यात्री परिवहन का जो दायित्व है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो कहते हैं कि शेष उत्पादन एवं वितरण का कार्य निजी उपक्रमों पर छोड़ दिया, यानी जो गवर्नमेंट नहीं करेगी उस क्षेत्रों को गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो हमारे यहाँ इस तरह से जो भी उत्पादन या सुविधाएं हैं उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलजुल कर काम कर रही है। जैसे आप हेल्थ सेक्टर को देखते हैं कि हेल्थ में गवर्नमेंट भी हमें हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए अगर वो नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर को भी ये दायित्व जो है वो दे दिया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक और चीज़ है कि निजी उपक्रमों पर सरकार का नियंत्रण होता है तथा नीतियां व अधिनियम के वो अधीन होते हैं। वे स्वेच्छाचारिता का निर्माण कार्य नहीं कर सकते, उन्हें सरकार द्वारा बनाए गए नीतियों और अधिनियमों को मानना होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में विकास की संभावना अधिक होती है क्योंकि यह पूंजीपति और समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोषों से मुक्त होता है। केवल जो पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, उन दोनों से मुक्त एक व्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसलिए कहा जाता है कि इस व्यवस्था में विकास की संभावनाएं जो हैं वो ज़्यादा होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी व निजी उपक्रमों का समान योगदान होने के कारण सरकार के भय से निजी उद्योग जो है वो शोषण की नीति नहीं अपनाते, वहीं सरकार भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती। जहां पर सरकार का निजी सेक्टर पर नियंत्रण होता है, इसलिए निजी सेक्टर जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो शोषण नहीं कर पाते, वहीं सरकार पर भी एक प्रकार का नियंत्रण जो है वो आम जनता का होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से एक बेहतर अर्थव्यवस्था है जहां विकास बेहतर तरीके से हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है? पहले मैंने आपको बताया कि भारत में पूंजीवादी व्यवस्था और कृषक सामाजिक व्यवस्था दोनों एक साथ चल रही है। उसका कारण क्या है? लाभ प्रेरित वस्तु उत्पादन, केवल लाभ के लिए वस्तु उत्पादन, मतलब हम किस तरह से केवल प्रॉफिट के लिए हम लोग उत्पादन नहीं करते, हम सुविधाएं भी देना चाहते हैं। उत्पादन के संबंधों पर निजी स्वामित्व, धीरे धीरे भारत में उत्पादन का जो संबंध है उसमें निजी स्वामित्व की प्रवृत्ति बढ़ रही है। श्रम व्यक्ति का व्यक्ति में रूपांतरण कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र जो है वहाँ पर, जैसे मैंने बताया, सार्वजनिक क्षेत्रों में गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं। आर्थिक नियोजन, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के तहत कोई भी प्लानिंग अकेले गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, वहाँ वह प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग ले रही है। बाजार तंत्र द्वारा आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन किया जा रहा है। एकाधिकार की प्रवृत्ति कम हो रही है, केवल ना ही गवर्नमेंट का ही ना ही केवल प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली अब नहीं रह गई है। कृषि क्षेत्र में पूर्व पूंजीवादी उत्पादन संबंध जो है वो अब देखने को नहीं मिलेंगे। ऊपर भारतीय आर्थिक प्रणाली के लक्षणों के आधार पर कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी ढांचे पर ही केंद्रित है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री भारत की आर्थिक प्रणाली को राज्य पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। लेकिन भारत सरकार और बहुत से भारतीय और पश्चिमी समाजशास्त्री इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहना ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर विकास में किस तरह की भूमिका अदा कर रही है। क्योंकि अब हमारे देश में जो गांधीवादी जो दृष्टिकोण हैं उसके आधार पर हम एक भारत के विकास की जो कल्पना करते हैं वो गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है, गांधी जी का दृष्टिकोण भारत में विकास के संदर्भ में क्या रहा। गांधीवादी, आप सब जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर मानवता को समाज के नवनिर्माण की नई राह उन्होंने दिखाई थी।
उनका दृष्टिकोण क्या था? विकास के गांधीवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करने के लिए इसे मानवतावादी और नैतिकतावादी सामाजिक दर्शन के सामान्य सैद्धांतिक ढांचे में देखने की जरूरत है, जिसके बारे में गांधी जी ने कहा भी और उसका व्यवहार भी किया। गांधी जी ने केवल मानवतावादी और नैतिकतावादी सामाजिक दर्शन की बात नहीं कही, केवल कहा नहीं, उसे उन्होंने अमल में भी लाया। जो बात वो कहते थे उसे वो खुद भी करते थे। विकास के प्रति उनका दृष्टिकोण विशुद्ध आर्थिक के बजाय राष्ट्रवादी और मानवतावादी अधिक था। केवल वो आर्थिक विकास नहीं करना चाह रहे थे, उनका कहना था कि आर्थिक विकास के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण को भी सामने रखना होगा। राष्ट्र का भी विकास हो, मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर हम विकास की बात करें। गांधी जी कुटीर उद्योग के बहुत ज़्यादा पक्षधर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो थी, गांधी जी ने औद्योगिकरण की जगह कुटीर उद्योग व हस्तशिल्प उद्योग को अधिक से अधिक महत्व दिया। साथ ही उनका कहना था कि गांव का पुनरुत्थान तभी संभव होगा जब उनका शोषण बंद होगा, गांव का शोषण या गांव के लोगों का शोषण बंद होगा। साथ ही गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए। आत्मनिर्भर गांव तब बनेगा जब हम गांव के कुटीर उद्योग या हस्तशिल्प उद्योग को पुनर्जीवित करेंगे या उसे बनाए रखने का प्रयास करेंगे। हस्तशिल्प में आधुनिक मशीनों के खिलाफ, गांधी जी हस्तशिल्प में आधुनिक मशीनों के खिलाफ नहीं थे, वो हस्तशिल्प व्यवस्था को रखना तो चाह रहे थे, वे वहाँ पर आधुनिक मशीनों को भी लाना चाह रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि इसका प्रयोग, यानी जो हमारी जो आधुनिक मशीनें हैं उनका प्रयोग लोगों के शोषण के लिए एक साधन के रूप में ना हो। गांधी जी ऐसे मशीनों के खिलाफ थे जो ज़्यादातर लोगों को काम से बाहर निकाली। बड़ी बड़ी जब फैक्ट्रियां लगती हैं तो मशीनें जब अधिकतम कार्य कर लेती है तो बहुत सारे ऐसे वर्कर जिसकी आवश्यकता नहीं है, अब उस फैक्ट्री में उसे काम से बाहर निकाल दिया जाता था। तो गांधी जी का कहना था कि ऐसी मशीनें ना लगाई जाए जो लोगों को काम से बाहर निकाल दें। औद्योगिक विकास के परिणाम को ग्रामीण समुदाय तथा पारिवारिक संरचना के अस्तित्व के प्रति खतरे के रूप में देखते थे। और ये सही बात है कि हमारे यहाँ की जो संयुक्त परिवार व्यवस्था है वह एकाकी परिवार में परिणति हो गई, और उन्होंने सही कहा कि औद्योगिक विकास का परिणाम क्या होगा कि हमारा ग्रामीण समुदाय तथा पारिवारिक संरचना के अस्तित्व पर खतरा अवश्य ही मंडराएगा। वे मानते थे कि गरीबी उन्मूलन तभी संभव है जब प्रत्येक हाथ को काम हो, सबके पास काम हो। आज आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोगों ने रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की थी, उसका नाम भी बदला गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में काम होना आवश्यक है। मशीनों व हस्तशिल्पियों का एक विशिष्ट समन्वय चाहते थे, यानी मशीनें तो लगे लेकिन जो हस्तशिल्प के द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं उनके बीच एक समन्वय का होना बहुत आवश्यक था। गांधी जी विकास की ऐसी किसी भी अवधारणा के विरुद्ध थे जिसका लक्ष्य भौतिक इच्छाओं को बढ़ाना और उसके पूर्ति के उपाय को ढूंढना हो। गांधी जी की दृष्टि में आदर्श समाज व्यवस्था वही हो सकती है जो पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित हो। तो हमने देखा कि गांधीवादी जो दृष्टिकोण है वहाँ पर विकास पे नैतिकतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण और साथ ही सत्य और अहिंसा पर आधारित अगर समाज में विकास की प्रक्रिया चले तो वही जो है वो बेहतर प्रक्रिया होगी। और गांधी जी के सपनों का भारत यही था। विकास की सकारात्मक भूमिका निभाने वाले अगर हम कुछ 3 मुख्य उपकरणों पर चर्चा करें तो जो पहली चीज़ आती है वो है राज्य की, कि कोई भी विकास तब संभव है कि राज्य किस तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहा है, कि कोई भी उद्योग या व्यापार तभी सफल हो सकता है जब राज्य की नीति कैसी है, राज्य किस प्रकार की नीतियाँ या सहयोग व्यापार या उद्योग के लिए उपलब्ध करा रही है। यानी राज्य की भूमिका विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। और जिस जिस राज्य की जैसी
भूमिका होगी उस तरह का उस राज्य में विकास की प्रवृत्ति जो है वो दिखाई देती है। अब आता है बाजार कि बाजार कैसा है। बाजार जब उत्पादन होगा तो उत्पादन के लिए बाजार की भी आवश्यकता होगी, और बाजार में वस्तुओं में उपभोग और वितरण, मांग और पूर्ति, किस तरह की वस्तुएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों की डिमांड कैसी है, उसके लिए बाजार व्यवस्था किस प्रकार की है, आयात या निर्यात की व्यवस्था किस प्रकार की है, वो भी विकास की प्रवृत्ति को आगे की ओर बढ़ाती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जहाँ मैंने अपना लेक्चर शुरू किया था तभी बताया था कि गैर सरकारी संगठन की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि गैर सरकारी संगठन है वो पूरी तरह से सरकार के अधीन नहीं होता, वो स्वैच्छिक संगठन होता है, और जहाँ पर वो सरकारी वित्तीय मदद तो ले सकता है लेकिन वह अपनी सिद्धांतों के तहत ही कार्य करता है। आज स्वयंसेवी संगठन जो है वो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, समाज कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ऐसी सुविधाएं जहां तक सरकार स्वयं नहीं पहुंच पा रही है वहां तक वो सारा कुछ पहुंचाने का कार्य जो है वो एनजीओ के माध्यम से या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे हमने कहा कि राज्य, बाजार और गैर सरकारी संगठन, इन तीनों की भी सकारात्मक भूमिका विकास के क्षेत्र में एक अभिकरण के रूप में होती है। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी देश का विकास उस देश में विकास के हेतु अपनाए जाने वाले पथ, मॉडल तथा एजेंसियों पर ही निर्भर है। सभी के सहयोग से ही किसी देश या समाज का विकास संभव हो सकता है। जो संदर्भ ग्रंथ मैंने उपयोग किए हैं वो शिव बहाल सिंह का विकास का समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन, GR मदन परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, और कुछ स्टडी मटेरियल जो मुझे उपलब्ध हो गए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ का स्टडी मटेरियल, इग्नू का भी, जिसके माध्यम से मैंने ये लेक्चर जो है वो आपके लिए तैयार किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।